तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। फिलहाल आजकल चर्चा जो है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कल रात हुई और ईडी ने गिरफ्तार किया। दिल्ली के शराब घोटाले को लेकर काफ़ी दिनों से हलचल मची हुई थी। इससे पहले केजरीवाल के डिप्टी यानी कि मनीष सिसोदिया वो भी जेल में हैं, संजय सिंह जो एमपी हैं वो भी जेल में हैं, इसके अलावा जो सत्येंद्र जैन वो भी जेल में हैं और अब अरविंद केजरीवाल। और इस वक्त गहमा गहमी यही है कि क्या गिरफ्तारी के बाद अगर अरविंद केजरीवाल जुडिशल कस्टडी में जेल जाते हैं तो फिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या वो जेल से सरकार चलाएंगे? हालांकि जो संविधान और कानून में ये पहली बार ऐसा होगा, एक अजीब चीज़ कि ये कहीं क्लियर नहीं है कि एक शख्स जिसको अभी सज़ा नहीं सुनाई गई है लेकिन पकड़ा गया है, तो वो अगर जेल जाता और इस्तीफ़ा नहीं दे देता है तो क्या जेल से वो अपनी सरकार चला सकता है एक मुख्यमंत्री के तौर पर? तो बिल्कुल संविधान के विशेषज्ञों का कहना ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके लिए वक्त वक्त पर कोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ फाइल साइन करने हैं, कैबिनेट की मीटिंग लेनी है, तो वो कैसे होगी? बाहर निकलने की इजाज़त मिलेगी या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए होगी? बट ये अभी जल्दबाजी होगी। अभी तो यही रिमांड और बाकी सारी चीज़ों की बात चल रही है। पुलिस कस्टडी के बाद जुडिशल कस्टडी और उसमें फिर जेल। तो ये दिल्ली में हलचल है। लेकिन आते हैं हम अपनी खबर के ऊपर। 19 मार्च यानी 4 दिन पहले की बात है। यूपी के बदायूं के बाबा कॉलोनी में एक बड़ी अफसोसनाक वारदात हुई थी। रात के करीब 7:45 बजे थे। इस बाबा कॉलोनी में एक विनोद नाम के ठेकेदार का घर है और उस घर के अंदर कुल 6 लोग विनोद समेत रहा करते थे। लेकिन विनोद चूंकि ठेकेदार था इसलिए अपने काम के सिलसिले में अक्सर बदायूं से बाहर रहा करता था। उस रोज़ भी यानी 19 मार्च को विनोद बरेली गया हुआ था। पीछे घर में 3 बच्चे थे, तीनों बहुत कम उम्र के, 8 साल, 14 साल, 10 साल। साथ में विनोद की पत्नी संगीता और विनोद की बूढ़ी माँ। तो ये 5 लोग घर में थे, विनोद बाहर था। विनोद की पत्नी संगीता जहाँ पे ये रहती है अपने उसी घर में एक ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी। आसपास की तमाम महिलाएं वहाँ पे आया करती थीं। शादी वादी के फंक्शन में ठीक ठाक चल जाया करती थी दुकान। और साथ ही ब्यूटी पार्लर के अलावा उसने एक ब्यूटी प्रोडक्ट की भी शॉप खोल रखी थी जिसमें छोटी मोटी ब्यूटी की सारी चीज़ें हैं, वो दुकान चला करती थी। संगीता की दुकान के सामने कुछ वक्त पहले ही एक सैलून खुला, एक मेन सैलून, जिसको जावेद और साजिद 2 भाइयों ने मिलकर खोला था। दोनों परिवार में ठीक ठाक, साजिद भी, और चूँकि वो एक ही हम पेशा थे क्योंकि ब्यूटी पार्लर संगीता की, साजिद और उसका भाई जावेद ये लोग सैलून चला रहे हैं, तो लगभग एक दूसरे के काम को जानते थे। और चूँकि आमने सामने था तो अक्सर बात होती, मुलाकात होती। कई बार ये दोनों भाई घर पे भी आए। तो 7:45 बजे 19 मार्च को जब घर में 5 लोग थे, एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग घर के नीचे वही दुकान बंद करके सामने आते हैं। उस दिन ट्यूसडे था, मंगलवार। घर के नीचे बाइक पर जावेद बैठा रहता है और साजिद घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो विनोद की पत्नी संगीता से कहता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, मुझे 5,000 रुपये चाहिए। चूँकि रिश्ते अच्छे थे, उसने कहा ठीक है, लेकिन मैं अपने पति से पूछ लेती हूँ। तो संगीता ने अपने पति विनोद को फ़ोन किया साजिद के सामने और कहा ऐसी ऐसी बात है, उसको ज़रूरत है, उसकी वाइफ को इलाज के लिए पैसे चाहिए। विनोद ने कहा बिल्कुल दे दो, ऐसे वक्त में मदद करनी चाहिए। संगीता ने 5,000 रुपये दे दिए। तब तक संगीता की सास ने कहा कि जब आए हो तो बेटा चाय भी पी कर जाओ। अब संगीता की सास चाय बना रही। जावेद इसी दौरान कहा जब तक चाय बन रही मैं थोड़ा छत पे घूम आता हूँ। तो घर के 2 बच्चों को, जिनमें एक आयुष जिसकी उम्र 12 साल और दूसरा अहान जिसकी उम्र करीब 6 साल, इनको लेकर वो छत पे चला गया। छत पे जाने के बाद इधर चाय बन रही है। थोड़ी देर के बाद जो तीसरा बच्चा था घर का, वो भी छत पर चला गया कि दोनों भाई ऊपर थे और सारे लगभग छोटे छोटे बच्चे थे। जब वो ऊपर गया तो उसने देखा कि
साजिद के हाथ में चाकू है, पूरा हाथ खून से सना हुआ, और उसके भाई छत पर पड़े तड़प रहे हैं, खून से लथपथ हैं। वो छोटा बच्चा था लेकिन देखकर घबरा गया और चीखा। वो चीखा तो साजिद उसकी तरफ लपका, लेकिन वो बच्चा किसी तरीके से उसके काबू में आने से बच गया और नीचे की तरफ चीखता हुआ भागा। जब वो चीखा तो नीचे जो संगीता और उसकी सास दोनों ने इन चीखों को सुना। उसके बाद देखा बच्चा भदावास आ रहा और वो कह रहा अंकल ने मार दिया, अंकल ने मार दिया। इतने में अब साजिद सीढ़ी की तरफ नीचे उतर रहा है। संगीता और उसकी सास ने देखा कि उसके कपड़े खून से सने, हाथ में चाकू है। वो फौरन समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। वो भदावास बाहर की तरफ भागती। जब बाहर की तरफ भागी उसके बाद सास ने अपना दिमाग लगाया। उसी वक्त उन्होंने बाहर निकलते ही घर का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। अब बंद कर दिया तो साजिद जो है वो अंदर ही फंस गया। उसके बाद ये लोग चीखने लगे। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने बताया उसके हाथ में खून। अभी तक किसी को कुछ पता नहीं कि अंदर हुआ क्या है, लेकिन साजिद का तेवर, उसके हाथ में चाकू, खून से सने हुए कपड़े, हाथ देखकर उन्हें लग गया था कुछ गड़बड़ है। तो लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। अब भीड़ का हौसला बढ़ा, उन्होंने दरवाज़ा खोला। जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने साजिद, वो धक्का मार के भागने के लिए कोशिश किया उसने, लेकिन भीड़ ने पकड़ लिया। इस दौरान में वहाँ पे मोटरसाइकिल पे उसका भाई बैठा था, जावेद। उसने जब उसकी हालत देखी उसे लग गया कि अब वो भी फंसेगा। वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके, और भीड़ का ध्यान इस वक्त साजिद की तरफ, और जावेद निकल गया। अब थोड़ी देर के बाद जब उसको इस हालत में देखा तो खून किसका कहाँ से आया। कुछ लोग छत पर पहुँचे। जब छत पर पहुँचे तो वहाँ का मंजर देखकर उनकी चीखें निकल गईं। दोनों बच्चों की खून से लथपथ लाशें छत पर पड़ी थी। दोनों को कई जगहों पे चाकू से वार किया गया था, और लगभग अहान और दूसरा जो उनका बेटा आयुष एक तरह से मर चुके थे। और जब देखा ऊपर दो बच्चों की लाशें, नीचे खबर फैली, लोगों की भीड़, गुस्सा। अब लोगों ने साजिद को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। किसी तरीके से पुलिस तक खबर पहुंची। पुलिस पहुंचती है और साजिद को पकड़ लेती है। अब उसके बाद पकड़ने के बाद ले जाती है। इधर लोगों को गुस्सा है। थोड़ी देर के बाद जो साजिद का सामने सैलून था उसमें पूरा तोड़ फोड़, सारे सामान वामान फेंक दिए जाते हैं। फिर कुछ विटनेस से जो बताते हैं कि मोटरसाइकिल पर आए थे, इसका एक भाई था, वो भाग गया है। लोगों का गुस्सा, चूँकि दो मासूम बच्चे जिसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है, और तीसरा जो बस ऊपर वाले के कर्म से बच गया। अगर वो हाथ आ जाता तो शायद उसकी भी जान दे देता वो। तो अब लोग गुस्से में थे। इधर पुलिस ले गई। 2 घंटे के बाद, ये 7:45 का वाक़या है, और 2 घंटे बाद 10 बजते बजते पुलिस की तरफ से खबर आई। घर के बाहर जो भीड़ थी, समझाया गया कि आप गुस्सा ना हो, वो हमारी कस्टडी से भाग रहा था और हमने उसको एनकाउंटर में मार गिराया। थोड़ा सा लोगों का गुस्सा शांत हुआ। आजकल एनकाउंटर पे वैसे भी सवाल तो अब उठता नहीं। तब हुआ ये कि एक मारा गया, दूसरा भागा हुआ है। अब दूसरा कौन, दोनों की पहचान शिनाख्त तो पहले हो चुकी थी। अब पुलिस पहुंचती है साजिद के घर। साजिद के घर जाकर माँ बाप से पूछती है तो पता चलता है कि वो दोपहर को घर से निकला था, दुकान गया, और उसके आगे उन्हें कुछ पता नहीं। तब पुलिस वाले साजिद के घर वालों से कहते हैं कि तुम अपने एक बेटे का कफन तैयार रखो, वो हमारी गोली से मर चुका है। दूसरे का जो है उसको हम ढूंढ रहे हैं। अब वो वहाँ से भागा। भागने के बाद अब पुलिस उसे ढूंढ रही है। इस दौरान में अब तमाम पूछताछ हो गई, घर वालों से पूछताछ हो गई। अब हर एक के मन में एक ही सवाल कि एक शख्स जो एक घर में जाता है, जो उसके जान पहचान वाले हैं, जो उसकी मदद कर रहे हैं बुरे वक्त में, 5,000 रुपये मांग रहा अपनी बीवी के इलाज के नाम पर, वो बेचारी महिला उसको 5,000 रुपये दे रही, और वो उन्हीं के बच्चों को ऊपर मार रहा है। क्यों? अब इस क्यों का जवाब मिल नहीं रहा। 2 बच्चों का कत्ल वजह नहीं मालूम, लेकिन कुकू एफएम के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर महाराष्ट्र की 2 बहनों की एक बेहद बेचैन करने वाली कहानी है। उसकी सच्चाई बेचैन करती है। चाइल्ड किलर, 2 बहनें कैसे बच्चों को चुन चुन कर मारती थीं। कई बच्चों को तो मारने के बाद एक बच्चे की तो लाश के साथ पिक्चर हॉल भी चली गई, और एक लाश के साथ फिल्म देख रही। तो ये अजीब कहानी
कुकू एफएम ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर चाइल्ड किलर आप सुन सकते हैं। साथ ही क्राइम तक फैमिली के लिए इस वक्त एक खास ऑफर है। कुकू एफएम ऐप के पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर पूरी क्राइम तक फैमिली के लिए 70% डिस्काउंट है। यानी पहले महीने के लिए सिर्फ 29 रुपये में आपको 10,000 ऑडियो बुक का ऐसा खजाना मिलेगा जिसे आप जब चाहें जहां चाहें सुन सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। हर जगह ये कि आखिर ये क्या दुश्मनी हो सकती है। और घर वाले खुद कह रहे हैं, जिनके 2 बच्चों की मौत हुई है, विनोद जब लौट कर आया घर का मुखिया, तो उसने कहा कि हमारे तो बहुत अच्छे रिश्ते थे, हमारे घर वो आता था, चाय भी पीता था, हाय हेलो सब कुछ होता था, हमें खुद समझ भी नहीं आ रहा है कि ये क्या है। उनका ये भी कहना था स्टेटमेंट कि ये हमें लगता कोई बड़ी साजिश। तो अब साजिश क्या हो सकती है जो 2 बच्चों की जान लेने के पीछे। खैर पुलिस तफ्तीश कर रही है। अब इस सारी चीज़ों का जवाब एक ही शख्स दे सकता था और वो है साजिद का भाई जावेद। अब जावेद भाग रहा है। वो बदायूं से भागकर पहुंचा दिल्ली। दिल्ली में उसके कुछ रिश्तेदार थे, वो वहां जाता है। तब तक बदायूं की ये खबर न्यूज़ चैनल पर थी और रात होते होते एनकाउंटर की खबर आ गई। तो जब रिश्तेदार के पहुंचा तो रिश्तेदारों ने समझाया कि देखो 2 बच्चों की जान गई है, भाई का एनकाउंटर हो चुका, तुम जाकर सरेंडर कर दो, भागो मत। उसने कहा ठीक है। वो वापस फिर आता है, लेकिन बदायूं नहीं जाता है कि कहीं मेरा एनकाउंटर ना हो जाए। वो बरेली पहुंच जाता है। बरेली जाने के बाद आजकल एनकाउंटर पे लेके बहुत सारे सीधे वो विकास दुबे की एक तस्वीर लोगों को याद रहती है, तो उसे लगा कहीं पुलिस मार ना दे। तो ठीक जो विकास दुबे ने उज्जैन में किया था वही ये करता है, गमछा वमछा पहने हुआ, और उसके बाद एक ऑटो पे बैठता और ज़ोर ज़ोर से कहने लगता है मैं वही जावेद बदायूं वाला हूँ जिसको पुलिस ढूंढ रही है और मैं सरेंडर करने आया हूँ। और वो ये कहते हुए वीडियो बनाते हुए और वीडियो पे अपनी पूरी सफाई देते हुए पुलिस स्टेशन में जाके सरेंडर कर देता है। वहाँ की पुलिस बदायूं पुलिस को इन्फॉर्म करती है, फिर वो पुलिस वहाँ पहुँचती है और जावेद को अपने कब्जे में लेकर बदायूं पहुँच जाती है। अब जावेद की गिरफ्तारी के बाद ये लगा कि अब कम से कम कहानी सामने आ जाएगी, वजह साफ हो जाएगी। लेकिन 24 घंटे बीत गए, उसके बाद भी कुछ पता नहीं चला। अब सवाल ये था कि आखिर 2 बच्चों की मौत के पीछे की असली वजह क्या थी। ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं और मेरा मानना वैसी बातें नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि जब तक आपके पास पुख्ता सबूत ना हो आप ये बातें नहीं कर सकते। अब इसी बीच में आज की बात है, जब सारी पूछताछ हो गई तो बदायूं के इसी केस की जो जांच कर रहे हैं उनके एक पुलिस अफसर से बात हुई और उस बातचीत के बाद जो उन्होंने खुलासा किया, अब मैं वही आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर इस 2 बच्चों की मौत के पीछे क्या वजह हो सकती है। तो इसके पीछे कहानी एक घर की कहानी है। 4 साल से एक शादीशुदा जिंदगी, एक पति और पत्नी की कहानी है। लेकिन ये कहानी ऐसी है जिसको अगर पूरी तरीके से ये कहा जाए कि इस्टेब्लिश कर दिया जाए तो इससे कातिलों को फायदा मिल सकता है और इसीलिए पुलिस बहुत एहतियात के साथ अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। हालांकि मुझे लगता है कई सारी कानून में खामियां हैं। एक कातिल है तो वजह कोई भी हो, उसके साथ रियायत, मुरव्वत या उसके किसी और हालात की वजह से उसको कम सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो ये जो 2 भाइयों साजिद और जावेद, जिसमें साजिद छत पर जाकर मारता है, जावेद नीचे है। जावेद जब पैदा हुआ 10 साल की उम्र के बाद से उसके अंदर भयानक गुस्सा, और उस गुस्सा कभी कभी उसे कुछ दौरा पड़ता। तो आज भी हमारे देश के ज़्यादातर हिस्सों में लोग नीम हकीम, मौलवी, इनके पास, झाड़ फूक वाले के पास पहुंच जाते हैं और जाकर कहते हैं कि ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, जबकि कायदे से उसका डॉक्टर से इलाज होना चाहिए। तो बचपन से ही गुस्सैल, थोड़ा बड़ा हुआ तो 2019 में जावेद की शादी कर दी घर वालों ने। अब उसकी बीवी सना, दोनों साथ रहने लगे, लेकिन उसका नेचर बदला नहीं। अब शादी के बाद पिछले 4 सालों में 4 ऐसे मौके आए जब जावेद की पत्नी सना प्रेग्नेंट हुई, लेकिन 3 बार जब वो प्रेग्नेंट थी तो गर्भ में ही उसके बच्चे की मौत हो गई। चौथे बच्चा, इकलौता बच्चा था जिसकी डिलीवरी हुई,
उसकी फिर फौरन बाद मौत हो गई। तो एक के बाद एक 4 बच्चे जो होने थे वो चारों बच्चों की मौत हो गई, 3 पेट में ही और 1 बाहर। अब जब ये 4 बच्चों की मौत हो गई, उसके बाद धीरे धीरे जावेद के मन में अचानक बच्चों को लेकर नफरत पैदा होने लगी। और वो जब भी किसी और के बच्चे को देखता तो उसे लगता कि ये क्या, मेरे बच्चे हैं नहीं, ये सब बच्चे क्यों हैं, ये घर वाले इतने खुश हैं, ये हंसते खेलते बोलते क्यों हैं। अब जब उसने अपना सैलून यहाँ खोला तो इत्तेफाक से उसके ठीक सामने ये विनोद का घर, और विनोद के घर में 3 बच्चे और तीनों की उम्र 6, 10, 12 इसी। अब ये घर जाता तो उसको अंकल अंकल भी बुलाते, बच्चे तो बच्चे हैं, प्यार भी करते। लेकिन उन तीनों बच्चों को खेलता हुआ देखता और उनके घर वालों को भी देखता और ये सब खेल रहे हैं कूद रहे हैं, तो फिर उसे अपने वो बात याद आती 4 बच्चों की, और धीरे धीरे बच्चों को लेके वो नफरत उसके अंदर भरने लगी। कई बार ऐसा हुआ जब कोई बच्चा कुछ भी शरारत करता तो उसको अपने ही खानदान के उसके कुछ बच्चे होते वो उसको झड़क देता, तो बच्चों को लेके उसके मन में ये नफरत थी। अब यहाँ तक तो कहानी ठीक है, चलिए पुलिस ने भी बता दिया। लेकिन बच्चों के मन में नफरत थी तो बहुत सारे बच्चों के मन में नफरत थी, बहुत सारे बच्चों के लिए मन में नफरत थी, उसके अपने खानदान के बहुत सारे बच्चे थे जो छोटे छोटे थे, नफरत थी। तो ये कि नफरत की वजह से उसने इन 2 बच्चों को मारा, एक पॉइंट तो ठीक है, लेकिन इन्हीं 2 बच्चों को क्या मारा, इसकी वजह क्या है, यहां पे पुलिस खामोश है। तो इसीलिए ये आधी कहानी है कि एक थ्योरी कि बच्चों से नफरत है क्योंकि खुद उसके घर में 3 बच्चे मुर्दा पैदा हुए, चौथा पैदा होने के बाद तो उसकी जान चली गई, और इसलिए वो किसी और का गोद या किसी और के घर में किलकारियां गूंजता हुआ देख नहीं सकता, उसे बुरा लगता है। कई इंसानों के अंदर होता है, लेकिन इस बात का जवाब अभी तक नहीं दिया है पुलिस प्रशासन ने कि विनोद के घर के ही बच्चों को क्यों चुना, इसके पीछे की कहानी क्या है। तो अभी तक जो मोटिव मकसद था वो क्लियर नहीं था, लेकिन अब एक चीज़ उसके बारे में आ गई, और इसीलिए कुछ ऐसे मौलवी और उनको भी पुलिस ने उठाया जिनके पास वो इस गुस्से और बाकी के लिए झाड़ फूक किया करता था। तो अब ये एंगल तलाशने के लिए कि इसके पीछे में कुछ और तो कहानी नहीं है, हाल फिलहाल में जो कुछ मौलवी के पास वो जाता था उन्होंने उसको कुछ ऐसी चीज़ें शायद बताई हो या मौलवी ने उसे बताई हो, तो वो सच्चाई भी जाननी है। लेकिन आधा सच ये है कि बच्चों से नफरत था, लेकिन बाकी का आधा सच कि उस नफरत की वजह से एक घर में घुसकर 2 बच्चों की जान लेना, और वो विनोद का ही घर क्यों, इसका जवाब फिलहाल नहीं। लेकिन जैसे ही इसका जवाब सामने आएगा, ये केस पूरी तरीके से पुलिस खोलेगी, बताएगी, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन फिलहाल दबी ज़ुबान में और भी इसके अलावा बहुत सारे मोटिव और मकसद की बात हो रही है, पर मुझे लगता नहीं है कि उसको इसलिए शेयर करना चाहिए क्योंकि जब आपके पास कोई सबूत या उसको लेकर ऐसी चीज़ नहीं और ऑफिशियल अगर स्टेटमेंट नहीं है तो फिर हमें उससे बचना चाहिए। तो वही अपना सिलसिला कहानी के आखिर में आज श्रीकांत, इनका जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे श्रीकांत, और ये भेजा है अकन्ना एंड जानकी जी ने। श्रीकांत के पेरेंट्स हैं और साथ ही सुनीता और आराध्या। साथ ही आज शिखा जी की मम्मी का भी जन्मदिन है, तो शिखा अपने मम्मी का नाम नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, पूरी क्राइम तक फैमिली मेम्बर की तरफ से आपकी मम्मी को बहुत बहुत बधाई, मुबारक, हैप्पी बर्थडे मम्मी। और ये भेजा है आदित्य, अपूर्वा एंड पूरी फैमिली ने। साथ ही मुमताज़, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मुमताज़, जन्मदिन की मुबारक बधाई। और ये भेजा है अनिल ने। इसके अलावा मुन्ना उर्फ बाबू, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मुन्ना। और भेजा है काव्या ने। साथ ही इस्माइल, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे इस्माइल, भेजा है अजहर अली ने। और ऋतु कुमारी, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे ऋतु, और ये भेजा है मनोरंजन ने। साथ ही भूमिका पंचाल, इन्होंने एक मेल लिखा है और इन्होंने कहा है 2 इंसिडेंट बताए हैं कनाडा और अपनी नानी की, लेकिन कुल मिलाकर जो निचोड़ है वो ये है, इनका कहना है कि हर इंसान को मोहब्बत से मिलजुल कर रहना चाहिए क्योंकि वक्त कब क्या दिखाता है कुछ पता नहीं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ भूमिका, ऊपर वाला आपको हमेशा अच्छा रखे। सोनू कुमार, थैंक यू सो मच। मीता भट्टाचार्य जी, अरेस्ट पर इन्होंने दिल्ली सरकार केजरीवाल की, तो ऐसा नहीं है, दिल्ली में शांत है, कुछ आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर ज़रूर रहे हैं। दीपक मोरखाडे और ऐश्वर्या जी,
हैप्पी होली। और दीपक मोरखाड़े की पत्नी है ऐश्वर्या शायद नाराज़ हैं, पर होली का है, होली मिलन में तो सभी मिल जाते हैं, तो यही दुआ आप दोनों हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। इसके अलावा श्रेया सिमरन और बदायूं की कहानी ये सुनना चाहती थी, तो मैंने सुना ही दी। अंकुश कुमार, इन्होंने एक कहानी की फरमाइश की है। साथ ही क्राइम तक फैमिली के लिए इस वक्त एक खास ऑफर है। कुकू FM ऐप के पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर पूरी क्राइम तक फैमिली के लिए 70% डिस्काउंट है। यानी पहले महीने के लिए सिर्फ 29 रुपये में आपको 10,000 ऑडियो बुक का ऐसा खजाना मिलेगा जिसे आप जब चाहें जहां चाहें सुन सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।